चलिए बात सबसे पहले करेंगे सोनभद्र की। सोनभद्र के बमनी ब्लॉक के चपकी गांव में दरअसल स्थित सेवा कुंज आश्रम में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिवासी समागम सभा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रामनाथ कोविंद के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं राष्ट्रपति और सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी के मंदिर में पहुंचकर सिर झुकाकर मां की पूजा अर्चना की। बता दें कि मंच से सभा में मौजूद आदिवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि 20 साल पहले भी सेवा कुंज आश्रम आ चुके हैं राष्ट्रपति ने, जबकि मैं 2 छात्रावास और एक शबरी किचन का लोकार्पण भी किया। उधर सीतापुर में आज 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई। पहला आश्रम में डंका बजते ही 84 कोसीय परिक्रमा पथ राम नाम की जय घोष से गूंज उठा। सिर पर और हाथों में सामान की गठरी उठाए परिक्रमार्थी परिक्रमा के पहले पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों ने संतों के स्वागत सम्मान किया। स्वागत के बाद संतों महंतों की टोलियों के साथ साथ देश के कई प्रांतों के श्रद्धालु राम नाम के जयकार और भजन कीर्तन और नाचते गाते आस्था की डगर पर निकल पड़े। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी में परिक्रमा आस्था की झलक दिखाई। उधर आगामी चुनाव को लेकर दरअसल बीजेपी अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करने में जुट गई है, जिसके चलते लखनऊ में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई और वहीं बैठक से पहले महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण हुआ। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में बैठक में कार्य समिति का एजेंडा तय किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक सोमवार को होगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक कर कार्य समिति में पेश होने वाले प्रस्ताव पर चर्चा होगी और प्रस्ताव में पंचायत चुनाव का एजेंडा भी तय किया जाएगा। तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि कल की बैठक के पहले आज कल का एजेंडा तैयार किया जाएगा और कल किन किन बिंदुओं पे बात करनी है ये पदाधिकारियों के बीच में तय किया जा रहा है। पंचायत चुनाव एजेंडा रहेगा हमारा। इस समय तो हम पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव के बारे में तो बाद में सोचेंगे, उससे पहले और चुनाव भी है। सोमवार को होने वाली बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति कई मायनों में खास है। पहला तो ये कि स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जो कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी। इसके अलावा 2019 और 2020 की अगर बात करें तो इन दोनों सालों में 20 में कोरोना की वजह से और 2019 में लोकसभा चुनाव की वजह से प्रदेश कार्य समिति की बैठकें नहीं हो पाई थी। बीजेपी का जो संविधान है, जो संगठन का संविधान है, उसके मुताबिक हर 3 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी चाहिए, लेकिन बीते करीब आधे दशक से ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। 2 साल के बाद ये प्रदेश की कार्य समिति कल शुरू होगी
एक दिन की ये कार्य समिति, आमतौर पर बीजेपी की जो कार्य समितियां होती रही हैं अब तक वो 2 या 3 दिनों की होती थी, लेकिन ये छोटी सी कार्य समिति होगी जो एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। राजनाथ सिंह जिसका उद्घाटन करेंगे और योगी आदित्यनाथ जिसका समापन करेंगे। एक राजनीतिक प्रस्ताव इस कार्य समिति की बैठक में पेश किया जाएगा, वो सबसे खास बात होगी। और इस जो जनता टीवी के पास जानकारी है उसके मुताबिक इस राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्ष को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं होगी। किसान आंदोलन जो इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मजबूती से किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं 3 कानूनों को लेकर के, उसके बारे में भी कोई जिक्र राजनीतिक प्रस्ताव में नहीं होगा। योगी सरकार और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं मुख्य तौर पर इस राजनीतिक प्रस्ताव में उसको सम्मिलित किया गया है। मोदी सरकार के जो कामकाज हैं और जिस तरह से योगी सरकार ने उसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया है और योगी सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं, उन सारी चीजों को राजनीतिक प्रस्ताव में मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उसी पर चर्चा होनी है, उसी को पास कर दिया जाएगा। इस बार आर्थिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है क्योंकि एक दिन की कार्य समिति है, तो ये पूरा लब्बो-लुबाब है जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक का है, जो कल यानी कि सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रही है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ मैं विवेक तिवारी, जनता टीवी, लखनऊ। उधर लोगों को विरोध और विवादों का सामना कर रही वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि 26 आयतें असली कुरान का हिस्सा नहीं है। वहीं उन्होंने जारी वीडियो में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पागल हो गए, मजनून हो गए हैं, वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं। ना वो नमाज ना रोजा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है, उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं। कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित याचिका दायर करने के बाद जहां पर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी मुस्लिम समुदाय के लोगों के निशाने पर हैं, वहीं अब वसीम रिजवी के परिवार ने भी उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। उनके भाई का कहना है कि उनका भाई वसीम अपना दिमागी संतुलन खो गया है। उन्होंने कहा कि वसीम से हमारा और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का कोई नाता नहीं। उधर कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग वाली शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका पर विवाद बढ़ गया है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनके खिलाफ मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बड़ा इमामबाड़ा में वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने दरअसल वसीम रिजवी के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया और इस दौरान कई धर्म गुरुओं का समर्थन मिला। वहीं इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम देखने को मिले। उधर भदोही में शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का सर कलम करने पर 11 लाख इनाम देने के ऐलान पर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि कानून को हाथ में लेने के बाद तय करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन आयुष लखनऊ के मडियाव थाना पहुंच रहे हैं और उनसे पुलिस पूछताछ करेगी। बता दें कि अंकिता ने आयुष पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आज आयुष थाने पहुंच कर रहे हैं। आपको बता दें जहां पर उनका सामना पुलिस के सवालों से होगा। 41 की नोटिस आयुष के घर में तामीरा कराया गया था, उसी के लिए उनको आज डेट दी गई थी। वो आए थे और जो भी केस हुआ था उस दिन उसके बारे में उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं और अभी पूछताछ और चलेगी। जब और कुछ जाना होगा तो उनको फिर दोबारा बुलाया जाएगा। आप लोग कर सकते थे क्योंकि पूछताछ में बहुत सी चीज़ें निकल के सामने आई होंगी, कुछ एलिगेशन जो थे वो लगे, क्या आपने पाया उसमें? अभी ये सब तफ्तीश का विषय है, अभी कुछ क्लियरली उन्होंने बताया नहीं है और बाकी चीज़ें फिर उनको बुलाया जाएगा, तब आगे की पूछताछ होगी इसमें। उधर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बेहद भयावह दौर से बाहर निकलने वाले उत्तर प्रदेश ने अब बड़ा लक्ष्य तय किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद अब कोरोना वैक्सीनेशन में भी रिकॉर्ड बनाने की ओर मजबूत कदम रख दिया है। प्रदेश में अब जिलों को आबादी के अनुसार
4 वर्गों में बांटकर हर दिन 4000 से लेकर 10,000 तक टीके लगाने का लक्ष्य तय कर दिया गया है। तो बता दें, प्रतिदिन 5.52 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। मार्च में 1,04,00,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 40 लाख से अधिक आबादी वाले 19 जिलों में 10,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन का लक्ष्य रखा गया है। 40 लाख से ज्यादा 25 लाख की आबादी वाले 23 जिलों में रोज 8,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 24 लाख से ज्यादा 15 लाख की आबादी वाले 23 जिलों में प्रत्येक दिन 6,000 लोगों को लगेगा टीका।